मतलब कि एक ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हैं जो अगर आप जीत भी गए तब भी कुछ नहीं आने वाला है हाथ में, तो लड़ी क्यों रहे हो? अगर एक्चुअल में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जहां तक आपकी सोच जा रही है उससे बहुत बड़ा, जो अंदर से तो आप चाहते हो और नहीं चाहता है कि आप चाहते हो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में करना या नहीं? यस सर। बट कर कितने पाते हैं? हजारों में कोई एक। तो अगर आप जानना चाहते हो कि वो कैसे होता है, उसकी बात अभी हो रही है कि पहले तो छोटी छोटी प्रॉब्लम से फ्री हो जाओ। छोटी प्रॉब्लम समझ आ गई ना? जो टेम्पररी है, अनित्य है, यानी अभी है और कल शायद नहीं है। बताइए। जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, अब ठीक है आज तो हम सेशन कर रहे हैं, कल से हमारा डेली लाइफ शुरू होता है, वही छोटी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व आउट करना ही है, चाहे मेरा बिजनेस है या जॉब। जैसे एज इन फैक्ट्री है मेरी, तो कभी कपड़ा खत्म हो गया, कभी धागा, आज ये जीन्स नहीं थी इसलिए कम सेल हुआ। एंड एट दी एंड जब मैं रात को जाके शांति से बैठूंगा तो सर मेरे दिमाग में तो यही चीजें चल रही है कि यार ये होता तो आज इतना और ऑर्डर कर सकते थे हम, ये था वो था। तो सर डेली लाइफ में तो हमें कभी सोचने का ही टाइम नहीं मिलता कि मेरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। फिर वही रूटीन हुआ कि मैंने खाना खाया, सो गया, देन सुबह फिर वही है धागा कपड़ा। जो आपने कहा कि पूरे दिन मैं इसी में बिजी रहता हूं कि धागा खत्म हो गया, कपड़ा खत्म हो गया, यानी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उसमें उलझा रहता हूं। बट आप एक बात बताओ, अगर इन्हीं चीजों में आप उलझे रहे तो कभी भी आपका बिजनेस बढ़ पाएगा? कभी नहीं। कभी नहीं। ये बात समझ आ रही है ना? हाँ 100%। तो क्या करना पड़ेगा? एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो आप पे डिपेंड ना करे, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पर आप पहले से अगले 1 महीने की प्लानिंग कर सको और उसके हिसाब से एक्ट कर सको। कुछ ऐसा सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। ये जो रोज रोज की प्रॉब्लम है, अब इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम है। एक है जो एक्सीडेंटल है, उसके लिए बस आपको एक बैकअप स्ट्रैटेजी चाहिए कि अगर आग लग गई तो उसके लिए हमने इंश्योरेंस कराई हुई है अपनी फैक्ट्री की, दैट इज एक्सीडेंटल। एक है जो रोज की प्रॉब्लम है, ये धागा और कपड़ा तो रोज का है अगर आपका ये काम है तो ये जो रोज की प्रॉब्लम है, इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जो आपके बिजनेस में एक एक इंसान को पता होना चाहिए, जो भी उसमें लोग हैं। जैसे आप अभी जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें कितने लोग हैं टोटल? अभी सर 12 लोग हैं टोटल। तो उन 12 के 12 लोगों को एग्जैक्ट पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये काम किसका है। वो काम 2 लोगों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 का होगा तो वो दोनों एक दूसरे पे डालेंगे। वो एक का होना चाहिए। जब वो छुट्टी पर है तब वो किसी और का होना चाहिए। मतलब प्रॉपर, हाँ, हम लोग उस तरह से सिस्टम बनाए और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 200% उसी से हम क्वेश्चन करें कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुमने क्यों नहीं किया। शुरुआत में जब तक बिजनेस एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं पहुंच जाता, आज आपकी 10-12 लोगों की टीम है, आपको डेली बेसिस पे एक टास्क असाइन करना होगा सुबह जाते ही कि आपका ये टास्क है, आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है। कोशिश ये करनी है कि खुद कुछ भी नहीं करना है, या करना भी है तो सिर्फ वो करना है जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। और वो इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए नहीं, क्योंकि 12 लोगों की टीम ऑलरेडी है। अगर नहीं होती तो मैं कहता कि हाँ मैनेज आपको करना है। तो मैनेजमेंट से इनको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस स्टेज में इनकी लाइफ में मैनेजमेंट यूजलेस टास्क है, छोटा काम है, टेम्पररी है, ऑलरेडी टीम है। बट हो सकता है आप अपना खुद का, आप में से कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, उसके लिए मैनेजमेंट छोटा नहीं है, क्योंकि जब तक वो खुद मैनेजमेंट नहीं सीखेगा तब तक वो आगे डेलीगेट कैसे करेगा। तो आपने मैनेज करना सीखा, अब लोगों से मैनेज करवाओ, खुद कुछ भी डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि सेल्स कैसे बढ़ेगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको सेल्स बढ़ाना आ जाएगा, जो अभी नहीं आता है, हो सकता है, बट जब आ गया तो उसको भी आप डेलीगेट कर दोगे, तो उससे भी आप बाहर निकल आओगे। तो एंड में जो एक बिजनेस ओनर होता है, जो सीईओ होता है, उसका काम सिर्फ इतना सा होता है कि कौन सा काम किस इंसान को देना है जो उसको अच्छे से कर सके। आज 12 लोग हैं आपके पास में, उसमें से किसको वो काम देना है जो बोल रहा है कि मैं कर लूंगा, या जो एक्चुअल में कर सकता है। दोनों में बड़ा फर्क है। और उसका इंसेंटिव क्या है उस काम को करने में। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, मजेदार, अभी ताजा ताजा, फ्रेश एकदम। एक हमारा बिजनेस है जिसके बारे में आप लोगों को पता है, और कुछ बिजनेसेस हैं जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है। उसमें से एक बिजनेस है जहां पे अभी नया नया उस काम को शुरू किया और सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रही है, इतनी तेजी से जितना हमने सोचा भी नहीं था। मतलब शुरू हुआ था आज से 2 महीने पहले, तब दिन के आ रहे थे 20-30 ऑर्डर, 50 ऑर्डर, फिर आ गए 100 ऑर्डर, फिर आ गए 200 ऑर्डर, फिर आ गए 500 ऑर्डर। ये सब हुआ 1.5 महीने के अंदर। तो टीम बेसिकली जा करके 300 ऑर्डर पे अटक गई। मतलब उनके माइंड में बैठ गया कि 300 ऑर्डर तक तो हम कर सकते हैं। तो उनकी सोच जा करके
300 ऑर्डर पर डे पर अटक गई, जबकि मुझे पता है कि उस टीम में कैपेबिलिटी है, 20 लोगों की टीम है, वो दिन के 2000 ऑर्डर भी संभाल सकती है, बट उनकी सोच अटक चुकी है 300 पे। तो मेरी सोच है 2000 ऑर्डर की पर डे की, उनकी सोच है 300 ऑर्डर की पर डे की। अभी अलाइन कैसे होगी? तो अब समझो मैंने क्या किया, इसका क्या सोल्यूशन निकाला। मैंने कहा इसको अलाइन करना पड़ेगा, मतलब मेरी जो सोच है और उनकी जो सोच है वो सेम लेवल पे लानी पड़ेगी, तभी काम होगा ना। उनकी सोच है 300, मेरी सोच है 2000, बहुत बड़ा गैप है। तो मैंने क्या किया, वहां पर जा करके ऑफिस में एक बड़ा सा चार्ट पेपर लिया, उस पर माइंड मैपिंग करी और उसके सेंटर में लिख दिया 2000 ऑर्डर्स पर डे, और उनको क्लियर बोल दिया कि जैसे ही हम इस टारगेट को अचीव करेंगे 2000 ऑर्डर्स पर डे, जो जितनी स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं ये अगले 2 महीने में अचीव हो जाएगा। तो अचीव होते ही जो भी आपकी सैलरी है, मान लो 50,000 रुपए है, तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा बोनस उस पर्टिकुलर मंथ में मिल जाएगा। यानी कि अगर अभी 50,000 रुपए है तो 50,000 रुपए तो सैलरी मिलेगी उस महीने में, प्लस 1 लाख रुपए और मिल जाएगा एज एन इंसेंटिव सबको, सिर्फ सेल्स वालों को नहीं, पैकिंग वालों को, शिपिंग वालों को, जो भी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं उनको, जो वेयर हाउस में काम कर रहे हैं उनको, सबको। फिर जैसे ही हम 5,000 ऑर्डर्स पर डे को अचीव करेंगे, जो अगले 3 से 4 महीने में हो जाएगा, उनको 3 चेक एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि पता नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, बट हमारी कंपनी में पहले पास में बहुत बार ये हो चुका है। तो उनको ये समझ आ रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो वो हवा में नहीं है बात, तो उनको ये तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ ऐसा होगा। बट इससे हुआ क्या, थॉट प्रोसेस मेरी और हमारी टीम की अलाइन हो गई। अब वो भी सब चाहते हैं कि हम 2000 को अचीव करें, एंड दे आर ओपन फॉर आइडियाज कि कैसे करें। पहले अगर मैं बात करता तो एक रेजिस्टेंस आ जाती, तो हम अपनी सोच से आगे कैसे बढ़ते हैं ये क्लियर हुआ। मैंने यहां पे एक और लेयर को टच कर दिया इस कॉन्वर्सेशन की। अभी तक हमारा टॉपिक ये था कि कैसे हम अपनी सोच को एक्सीड करें। मैंने बताया कि अगर आपकी सोच तो बड़ी है लेकिन आपकी टीम की छोटी है, तो उनकी भी सोच को अपनी सोच पे कैसे लाते हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग होती है, रिवॉर्ड शेयरिंग होता है, मतलब आप कहो कि काम आप करो लेकिन फायदा पूरा मुझे होगा, तो बात नहीं बनेगी, उस प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं वापस से अपने ऊपर। जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारी अपनी एक सोच होती है कि हम यहां तक अचीव कर सकते हैं, ये होती है जो सोच करके हम उस काम को शुरू करते हैं। फिर जब करते हैं एक्चुअल में और रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आता है, तो हमारा ध्यान चला जाता है रिजल्ट की तरफ, तो बड़ी सोच पीछे चली जाती है, कैलकुलेशन होने लग जाती है वो छोटे रिजल्ट के बेस पे। आया समझ में? नहीं आया? देखो मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे किसी काम को शुरू किया, तो शुरू क्या सोच करके किया कि ये जो मैं काम कर रहा हूं इसमें हमारा टारगेट सेगमेंट है, इंडिया की पॉपुलेशन है मान लो 150 करोड़, उसमें से ये हमारा टारगेट सेगमेंट है मान लो 15 करोड़ लोग। तो 15 करोड़ लोग अगर हमारे इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं महीने में एक बार, तो हमारी कंपनी की रेवेन्यू हो जाएगी 150 करोड़, एज एन एग्जाम्पल। लेकिन जब हम एक्चुअल में उस काम को करना शुरू करते हैं और कुछ दिन हो जाते हैं और रिजल्ट आना शुरू होता है, तो एकदम से तो 150 करोड़ नहीं आ जाएगा ना, वो आने में तो 5-10 साल लगेंगे ना। तो जब रिजल्ट आता है तो ध्यान वहां चला जाता है और सारी कैलकुलेशंस उसके अकॉर्डिंग होने लग जाती है। इसको और सिंपल करता हूं जिससे आप लोग रिलेट कर जाओ। जैसे किसी एंट्रेंस की हम तैयारी करते हैं, तो एंट्रेंस का जो एक्चुअल में रिजल्ट आना है वो तो आना है 1 साल बाद या 2 साल बाद, लेकिन जो पहला टेस्ट होता है उसमें जो नंबर आते हैं वो आपकी एक्चुअल में सोच बन जाती है। मतलब गए थे उस इंस्टीट्यूट में ये सोच करके मेरे को इसको क्रैक करना है, लेकिन जब पहला टेस्ट दिया वहां पर उस इंस्टीट्यूट में तो नंबर आए इतने कम, तो अब दिमाग वहां चलता है, वहां नहीं, उसको हम भूल जाते हैं कि अब मैं इससे ज्यादा कैसे लाऊं। मतलब मान लो 100 में से चाहिए 90, आपके आए 50, तो अब क्या दिमाग में 90 चलता है या 50 चलने लग जाता है? 50 चलने लग जाता है। आप सोचते हो 50 को 60 कैसे करूं। जैसे बिजनेस को आप शुरू करते हो ये सोच करके कि यहां से 10 लाख रुपए महीने का आएगा और पहले महीने में लॉस होता है 10,000 रुपए महीने का, तो अब दिमाग क्या चलेगा कि 10 लाख कैसे आएगा, पहले ये 10 तो निकालू, 10 तो निकालू। समझ गए? अब आया समझ में? तो आपकी सोच कहां चली गई, बड़े से हट करके छोटे पे, फिर और छोटे पे। अब ये 10 निकालने के चक्कर में आप उल्टे सीधे काम करोगे तो 10 का 20,000 रुपए लॉस होने लग जाएगा महीने का। अब आप कहोगे अब क्या करूं, अब आप पैनिक मोड में आ चुके हो, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं क्या। वो बड़ी सोच तो गायब हो चुकी है। इंसान कहता है जो भी मिल जाए बढ़िया है, किसी भी तरीके से सरवाइव करो, किसी भी तरीके से आगे बढ़ो। तो यही तो टॉपिक है आज के सेशन का, ध्यान से समझोगे तो। मतलब हुआ क्या कि आपने
कुछ सोच करके एक काम को शुरू किया, जब एक्चुअल में गए तो रिजल्ट मिला बहुत कम। मान लो आपने इंजीनियरिंग करी कहीं से, जब कॉलेज से निकल रहे थे तो माइंड में बैठ गया कि मेरे को तो 20 लाख का पैकेज ऐसे ही मिल जाएगा। जब मार्केट में गए तो पैकेज मिला मैक्सिमम 6 लाख रुपए का, वो भी एक ऐसी कंपनी से जो आपको पता है कि रखने के बाद में कुछ महीने में निकाल देगी। एक्चुअल में जो पैकेज मिला वो मिला 5 लाख रुपए का। तो अब आप ये सोच रहे हो कि 5 लाख को 6 लाख कैसे किया जाए, 20 लाख कहां है? अभी तो आप ये सोच रहे हो अभी मेरे को 5 लाख की जो जॉब मिली है, पहले तो इसको कैसे बचाऊं, ये हाथ से ना निकल जाए, ऊपर से 5 का 6 कैसे होगा, यहीं पे होगा या जॉब चेंज करनी पड़ेगी। बस ये हो गई छोटी सोच। अब तो सबको क्लियर हो गया ना, नाउ वी आर ऑन द सेम पेज। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस मॉडल में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी आपने बताया उसके अकॉर्डिंग अगर समझा जाए तो आप चाहो भी तो आप ज्यादा पैसा इस बिजनेस में कमा ही नहीं सकते, क्योंकि कंपटीशन हो रहा है उस पर्टिकुलर टेंडर के लिए जहां पर हर तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो ट्रक लेकर के फंसे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि बस किसी तरीके से किश्ती निकल जाए मेरी, मेरा ट्रक खाली खड़ा है, इससे अच्छा है वहां लग जाए बस 1 साल के लिए, किसी भी भाव में लग जाए, तो वो किसी भी रेट में करने को तैयार है। तो इससे बढ़िया तो आप किसी बैंक में जाकर के एफडी करा दोगे, वहां पे इससे ज्यादा पैसा कमा लोगे। वो आपको कैलकुलेट करना है कि आपके बिजनेस की रिटर्न कितनी है, कि एंड में ये सब करके, यानी वो ट्रक अगर आपने अपने पैसों पे ना खरीदा होता, आई एम अज्यूमिंग कि आपके जो ट्रक हैं वो अपने पैसों के हैं जी सर, तो अगर अपने पैसों पे ना होता, आपने फाइनेंस कराया होता, तो कितना ब्याज जाता? क्या वो ब्याज निकल रहा है? नहीं सर। और ऊपर से प्रॉफिट निकल रहा है? नहीं निकल रहा, तो बिजनेस बेकार है, कुछ और सोचो। ठीक है, इसको यहीं तक रोकते हैं। अब यहां पर आते हैं। तो अब आपने कहा कि अब ये वाला प्रॉब्लम है, हाँ। तो अब इनके केस में सॉल्यूशन क्या है? देखो, ये अभी क्या गलती कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं एक ऐसे कस्टमर को एक ऐसा प्रोडक्ट बेचना, इस तरीके से बेचना जो उस कस्टमर को नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली कस्टमर से कंपटीशन कर रहे हैं, कस्टमर से लड़ाई कर रहे हैं, जो दुनिया की कोई ताकत जीत ही नहीं सकती। क्या हो, अगर वो जो कस्टमर है जो उसको चाहिए उससे ज्यादा, या उस मॉल में जहां पर के इस तरीके से बिजनेस होता है वहां पर कुछ ऐसा हो जाए कि सबसे ज्यादा बेनिफिट उस कस्टमर को आपकी दुकान से मिले। उस कस्टमर को एक्चुअल में क्या चाहिए, ध्यान से समझो। जो इस तरह के मॉल में आ रहा है जहां पे सब कुछ ही सस्ते में मिल रहा है, तो सर वहां पे ज्यादातर कस्टमर को बस डिस्काउंट चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप एक स्टेप और आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखो, सोच एक जगह पे जाके अटक रही है। कस्टमर को फ्री में चाहिए। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर कस्टमर को फ्री में मिल जाए, उसको इससे मतलब नहीं है आपका मार्जिन ज्यादा है कम है, आप कैलकुलेटर पे क्या घपला कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे।